हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें बेसिकली अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। फिजिक्स में मैं पूरे जितने भी फिजिक्स के सारे चैप्टर्स हैं क्लास 10th के, है ना, उसके जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है या फिर फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग भी मिली, कि हमारे जो फैक्ट मतलब कोई क्वांटिटी है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर्स कभी अफेक्ट कर ही नहीं सकते, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा, है ना। तो एक बार में थॉरो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, है ना, रोक के लिख लेता हूँ। हाँ, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स है सबसे पहला हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हम लोग का कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम लोग कितना लगा रहे हैं, ये कितना ज्यादा हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है ना। क्यों? और दूसरी चीज पे डिपेंड करता है विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ध्यान से, मतलब जैसे कि ये मेरा हिंज, ये पाइवटेड पॉइंट है ना। ये मतलब कोई भी रॉड है या गेट है, कुछ भी मान लो, है ना। अब मान लो की बात है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे 5 न्यूटन का, है ना। ठीक है, 5 न्यूटन का मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ। और अगर मैं लगाऊं कहूँ कि मैं यहाँ पे 5 न्यूटन और या फिर अब 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ, तो पहले वाले केस में ज्यादा फोर्स होगा कि दूसरे, सॉरी, पहले वाले केस में मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा आएगा या फिर दूसरे वाले केस में? तो सिंपल सी बात है, दूसरा वाले केस में मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क जो हमारा आएगा, या वो डिपेंड करता है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे इस वजह से ज्यादा आएगा। और मान लो की बात है, और इसमें डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब मान लो कि बात मैं फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का मान लो यहाँ पे लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, ये, है ना। और फिर मैं मान लो की बात कि यहाँ एक फर्स्ट केस में मैंने यहाँ लगाया, सेकंड केस में मैंने बीच में लगाया, है ना, ऐसे 5 न्यूटन, है ना। और थर्ड केस में मैंने यहाँ पे लगा दिया, है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो होगा क्या कि इधर, अब को आप क्या बोले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब जो भी हमारा फोर्स है उसकी एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना लो, ऐसे स्ट्रेट लाइन, है ना। अब देखना है कहां से, पाइवटेड पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कितनी डिस्टेंस है। इस देखो, अब इस पाइवटेड पॉइंट से इसके बीच में इतनी डिस्टेंस है, तो हम लोग को ये डिस्टेंस कवर करनी है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पाइवटेड पॉइंट या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें ज्यादा है तो इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स है फिर टॉर्क ज्यादा होगा। फिर मोमेंट ऑफ टॉर्क सेकंड नंबर पे आएगा इसका, क्योंकि उसके बीच में ये है इतनी हमारी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसमें तो भाई जीरो ही ऑलमोस्ट, है ना, कुछ है ही नहीं। इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा वो टॉर्क आएगा, फिर यहाँ कुछ इस तरीके से। और मान लो की बात है, कुछ ऐसे दे दिया हो कभी डायग्राम, है ना, कैसे कि, है ना, ये हमारा पाइवटेड पॉइंट है। मान लो की बात है, बोल दिया कि एक केस है जिसमें मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ऐसे सीधे, मतलब ऐसे। और एक बार मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का ऐसे, है ना। ये है फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, दोनों में पॉइंट सेम है, फोर्स भी सेम है ना। तो अब तुमको बताना है कि कौन से वाले केस में मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या, हमें क्या पता है कि मैग्नीट्यूड, अब दोनों का सेम मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमें क्या देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी लाइन इसकी बनाओ, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाएंगे तो हम लोग की इससे आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ आ जाएगी। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना लो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे आएगा। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसे आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये ज्यादा बड़ा देखने में, है ना, दिस लेंथ, ये डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस। मतलब अगर हम ऑब्जर्व करके हम लोग बताएं सिर्फ, है ना, तो ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ी है और ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ी है, क्योंकि हमको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो हमारा इस वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो ज्यादा आएगा सिंपली, है ना। तो होपफुली ये वाली चीज समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले फिजिकल क्वांटिटी में। हाँ, अब अपना नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे पहले तो हमारा शेप पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग का स्फेयर है ना, जैसे ये स्फेयर है, इसका कहाँ होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? एकदम सेंटर पे, है ना। अब मान लो की बात है, हमने बना दिया कोन, बना दिया, इसी इसी से हम लोगों ने कोन बना दिया, है ना, कुछ ऐसे,
है ना, कोन बना दिया, तो अभी भी हम कहेंगे कि ये एकदम सेंटर पे नहीं भाई, अब हम कहेंगे कि डिपेंड करेगा सॉलिड कोन हॉलो कोन, है ना, कि h/3 पे h/4 पे, यानी कि यहाँ पर तो शेप पे मतलब सेम ही हमने मटेरियल से बना दिया दूसरा शेप, है ना, शेप हमने चेंज किया तो क्या हो गया, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह चेंज हो गई। अब उसके बाद बात आती है वही हॉलो कोन सॉलिड कोन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी, यानी कि किस तरीके से पार्टिकल्स उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, तो जहां ज्यादा होगा मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ ज्यादा लाई करता है। मतलब मास, अगर मान लो की बात है मैंने एक ऐसे मीटर रूल बना दिया और कह दिया कि ये 0 सेंटीमीटर मार्क, ये 50 सेंटीमीटर मार्क और ये 100 सेंटीमीटर मार्क। अब मैंने कह दिया कि अम, ये 0 से 50 तक है 1000 ग्राम, है ना, और यहाँ 50 से 100 के बीच में 900 ग्राम है। अगर मैंने ये कह दिया तो मैं पूछूंगा कि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, एकदम एग्जैक्टली इन द सेंटर, इन द फिर या फिर इन द रेंज ऑफ 50 to 100, या फिर इन द रेंज ऑफ 0 to 50। तो हम बताएंगे कहाँ 0 से 50 की रेंज में आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, इस साइड खसक जाएगा जिधर मास ज्यादा है, तो दिस साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, उस साइड हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाता है, उस साइड हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी टिल्ट कर जाता है या आ जाता है। तो इसका मतलब अगर सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड कोन, तो उसमें क्या होता है, सॉलिड कोन में बेस से है ना, बेस के यानी कि नीचे से, बेस से हम लोग का होता है h/4, है ना, और होलो कोन की बात करेंगे तो होलो कोन में होता है कहाँ h/3, है ना। तो कुछ इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इन पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट है वर्क। अब वर्क किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड पे, है ना, या फिर और डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एरो, है ना। तो बेसिकली मतलब जैसे कि मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ, ये मैंने बॉक्स बना लिया, एक ये बॉक्स है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, और एक और बॉक्स है इस तरीके से, है ना। मान लो की बात है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, और इस बॉक्स में फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का। तो ये बताओ कि किस पे ज्यादा वर्क होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसमें ज्यादा जोर लगा रहा हूँ, इस पे ज्यादा जोर लगा रहा हूँ, इसका मतलब वर्क इसका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड करता है हमारा वर्क। फिर बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी कितना चल रही है ना। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी समझा देता हूं, है ना। मान लो की बात है मैंने एक और फिर से इधर बॉक्स बना लिया ऐसे, है ना, हम्म, है ना, कुछ ऐसे, एंड इस पे वापस है मैंने नीचे भी 10 न्यूटन लगा दिया, लेकिन हुआ क्या, मैंने इस बॉक्स को मैं ले गया 5 मीटर दूर तक, है ना, और इस बॉक्स को मैं ले गया 2 मीटर दूर तक। अब मैं पूछूंगी किस बॉक्स कि मैंने किस बॉक्स पे फोर्स लगाया, तो किस बॉक्स पे ज्यादा वो हुआ वर्क, किस बॉक्स पे ज्यादा वर्क हुआ, तो बेसिकली इस बॉक्स पे ज्यादा वर्क हुआ, क्योंकि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको 5 मीटर तक लेके गया। लेकिन इस वाले पे 10 न्यूटन का फोर्स सेम ही लगाया, बट मैं इसको केवल 2 मीटर तक लेके गया, तो वर्क इस पे ज्यादा हुआ है। अब बात आती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब कि भाई मैंने ऐसे लगाया है तो ये वाला फोर्स माना जाएगा, मतलब इसी डायरेक्शन माना जाएगा। अगर बॉक्स ऐसे जा रहा होता तो देखा, ध्यान से देखो, बेसिकली मान लो की बात है, मतलब मान लो की बात है, ये हवा में कोई बॉक्स हवा में है ऐसे, है ना, ठीक है, कोई हवा में है बॉक्स और ऐसे ये जमीन है। अब मैंने इसको हवा से ड्रॉप कर दिया, हवा से ड्रॉप कर दिया तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, आएगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो इस पर नीचे फोर्स लगेगा कौन सा, इसका खुद का वेट, इसका खुद का वेट विच इज mg फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा ना। फोर्स mg बराबर mg हमारा फोर्स लगेगा, और उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, नीचे की तरफ, है ना, ये हाइट h है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी कहाँ है, नीचे की तरफ, है ना। इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि अगर इनके बीच में वो बनता है क्या, दोनों सेम डायरेक्शन होती है तो हमारा वर्क होता है पॉजिटिव, यानी कि mg भी नीचे लगा, हाइट भी नीचे, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो बॉक्स ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इधर हम लोग का वर्क डन किया, mg ने वर्क डन किया, मतलब बेसिकली इस बॉक्स को ऊपर से नीचे लाने में mg का कोई सहयोग था, कोई वर्क डन था, मतलब उसने कुछ भी अपनी तरफ से वो किया कि कंट्रीब्यूशन, है ना। तो कहोगे हाँ भैया mg ने क्या किया, mg ने इस बॉक्स को मतलब इस बॉक्स पे वेट की तरह एक्ट किया, फोर्स नीचे की तरफ, और इसको ऊपर से लेके नीचे घसीट के ले आया। लेकिन अगर मैं सही सवाल ऐसे पूछूं, कैसे, मान लो की बात है ये बॉक्स जमीन पे रखा है ऐसे, है ना,
ये बॉक्स जमीन पे रखा है कुछ इस तरीके से, इसका वेट तो नीचे ऐड करेगा ही, वेट तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बॉडी हो उसका वेट हमेशा नीचे की तरफ ऐड करता है एमजी, है ना। लेकिन मैं कह दूं कि ये बॉक्स जो है ये आगे की तरफ 2 मीटर जा रहा है, मैंने इस पे फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से, है ना। कोई भी मैं ऐसे बॉक्स को आगे की तरफ 2 मीटर लेके जा रहा हूँ, है ना, और वो आगे 2 मीटर गया, लेकिन जो एमजी फोर्स है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है। तो फिर अगर अब मैं पूछूं कि एमजी फोर्स ने इस बॉक्स पे कितना काम किया, तुम कहोगे भैया एमजी तो फोर्स लग रहा है नीचे, एमजी फोर्स लग रहा है नीचे, लेकिन बॉडी तो जा रही है आगे। तो एमजी ने कुछ भी काम किया होगा उससे बॉडी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी पे 1% फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी तो आगे चलती चली जा रही है। एमजी लगता रहे भाई, लगता रहे, वो तो नीचे लग रहा है। अगर वो इसकी लाइन में लगता है, उसकी डायरेक्शन में लगता है, समझ में गया था कि एमजी ने इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया इसको आगे ले जाने में। लेकिन एमजी ने इसको आगे ले जाने में कोई कंट्रीब्यूशन किया नहीं, इस वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी वही होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि एफ ने हम लोग का वर्क किया, लेकिन एमजी ने इस केस में वर्क नहीं किया, है ना। तो ये चीज समझना वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्यों कहा जाता है। और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वही सेम चीज, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का ही मतलब मैंने उसको ऐसे लिख दूं कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है आगे, है ना, और एमजी का फोर्स है कहाँ, नीचे, तो इनके बीच में कितना बनेगा, 90 बनेगा, इनके बीच में 90 डिग्री बनेगा। और एंगल बिटवीन नहीं, सॉरी, एंगल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर हम लिखेंगे क्या, कॉस कोसाइन ऑफ एंगल, है ना, कोसाइन ऑफ एंगल, है ना, क्योंकि वो कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। एंगल तो 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है हम लोग का, अगर कॉस 90 आया, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब देखो एमजी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो हम लोग को इससे डायरेक्ट पता चल गया कि 0 वर्क डन है इसका एमजी का। लेकिन वही चीज अगर हम मतलब समझने के वे में भी समझे तब भी समझ में आ रहे थे कि बॉडी जा रही है आगे और एमजी लग रहा है नीचे, तो एमजी का क्या काम है बॉडी को आगे ले जाने में, कोई काम नहीं है। एमजी कोई काम नहीं कर रही बॉडी को आगे ले जाने में, आगे ले जाने में तो सिर्फ एफ काम कर रहा है ना। इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं लॉजिकली भी और मैथमेटिकली भी कुछ इस तरीके से कि एमजी का वर्क डन इज सिंपली 0 एंड एफ जो वर्क डन होगा वो सिर्फ एफ का होगा, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाले हम लेते हैं। और ये कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस पे हमारा वर्क डन इस पे भी डिपेंड करता है इनडायरेक्टली, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट आता है हम लोग के पास पावर। अब पावर क्या होता है, पावर इज बेसिकली वही वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वर्क डन या एनर्जी सप्लाई, यानी कि मैंने कितना किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी भी चीज पे वर्क कितना किया, है ना। तो वो वर्क डन पे डिपेंड करता है। फिर एनर्जी मैंने उस ऑब्जेक्ट को कितनी सप्लाई करी, है ना। क्योंकि पी क्या होता है, पी होता है डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कि अगर मैंने वर्क डन ज्यादा किया होगा, ज्यादा से ज्यादा वर्क डन करूंगा या फिर ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा या फिर ज्यादा एनर्जी सप्लाई करूंगा, इन शॉर्ट, तो मेरा पावर जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना। और किस पे डिपेंड करता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क या फिर सप्लाई एनर्जी को सप्लाई करने में या वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, है ना, दैट इज टी। यानी कि जितना कम से कम टाइम लगेगा उतना मेरा पावर ज्यादा से ज्यादा होगा। मतलब अगर मेरे को कोई 10 जूल का वर्क करने में लग रहे हैं 10 मिनट, और मुझे वही सेम 10 जूल का वर्क करने में लग रहे हैं 20 मिनट्स, तो मेरा यहाँ पे पावर ज्यादा है क्योंकि मैं कम समय में 10 जूल का वर्क कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा समय लग रहा है उतना ही काम करने में। इस वजह से मैं कहूंगा कि यहाँ पे मेरी पावर ज्यादा है। तो पावर इन दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी, है ना, पहले लिख लेता हूँ, सॉरी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी डिपेंडेंट होती है मास ऑफ बॉडी पे, है ना, एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब के ई क्या होता है, के ई हम लोग लिखते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लो पास मेरा एक 2 kg का ब्लॉक है जो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और एक है 5 kg का ब्लॉक जो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है ना। अब वही स्पीड की बात कर ले, मान लो की बात है, एक है 2 kg का ब्लॉक जो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, है ना, और एक है 2 kg का ब्लॉक जो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, और वो भी स्क्वायर में। यानी कि इसमें हम लोग 100 मीटर पर सेकंड को कंपेयर करेंगे किससे, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, है ना, कि 100 इज ग्रेटर देन 25। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली इस तरीके से डिपेंडेंट होता है मास पे एंड स्पीड ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।
हाँ, अब नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी ग्रेविटेशनल, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ ग्रेविटेशनल है, स्प्रिंग वाले की बात नहीं हुई है, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल वाले की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द बॉडी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट का या फिर उस बॉडी का स्पेसिफिकली, एंड रिलेटिव हाइट ऑफ द बॉडी। अब मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि पीई का फॉर्मूला क्या होता है? पीई ऑफ ग्रेविटेशनल वाला होता है mgh, है ना। एम होता है मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जिसका ज्यादा मास होगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। अगर मैं कह दूं 2 kg एंड 5 kg, इनमें से कंपेयर करो तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, गिवन दैट कि जी और एच सेम है दोनों के लिए। फिर मान लो की बात है, अगर मैं कह दूं एक प्लैनेट है, मतलब ये अर्थ वाला प्लैनेट है और यह मून। अब मान लो मैंने कह दिया कि अर्थ वाले प्लैनेट की जो वो है क्या ज्यादा है, जी है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो ज्यादा है इसके, मतलब मून के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। अब बताओ कि किस वाले प्लैनेट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? तो मैं कहूंगा इस वाले पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इस अर्थ पे, है ना। फिर मैं कहूँ कि रिलेटिव हाइट मतलब बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच की हाइट, मतलब कह सकता हूँ कि मान लो की बात है, मैं एक बिल्डिंग पे हूँ पहले से ही, है ना। अब इस बिल्डिंग से और मैं और दूसरी बिल्डिंग पे जा रहा हूँ। अब ये एच हाइट पहले से था मैं, और एच हाइट H1 थी, और अब मैं जा रहा हूँ कौन सी हाइट पे? H2 पर। वेयर दिस डिफरेंस है क्या? दिस डिफरेंस इज डेल्टा एच। तो अब मैं पहले H1 पे था, मेरी पहले कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? mgh1 अभी, और फिर उसके बाद कितनी हो गई? mgh2, यानी कि मैंने टोटल कितना गेन किया पोटेंशियल एनर्जी में? टोटल गेन किया बाद वाली mgh2 माइनस पहले वाली mgh1, तो ये कितना हो जाएगी? mgh2 माइनस h1, है ना। यानी कि H2 माइनस H1 क्या है? डेल्टा एच, mg डेल्टा एच। भैया डेल्टा एच क्या है? रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट मतलब H1 से देखेंगे H2 की हाइट, तो रिलेटिव हाइट है ये डेल्टा एच, है ना। तो दो पॉइंट्स के बीच की रिलेटिव हाइट को हम लोग इधर कहते हैं कि उस पर डिपेंडेंट होते हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो अब आता है हम लोग का लॉस ऑफ एनर्जी इन अ मशीन, यानी कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मशीन के एनर्जी लॉस को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मूविंग पार्ट्स इन इट आर नीदर वेटलेस नॉर स्मूथ, यानी कि होता क्या, जैसे कि हम लोग ब्लॉक एंड टैकल में क्या कहते हैं कि जो हम लोग का वो होना चाहिए क्या, वो मूविंग ब्लॉक, बेसिकली जो वो होता है ना, कौन सा, लोअर ब्लॉक जिसमें कम पुलीज होनी चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए? वो वेटलेस होना चाहिए, यानी कि या फिर उसका कम से कम वेट होना चाहिए, क्योंकि उसका वेट जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना हमारा लॉस एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वो वेट ज्यादा बढ़ेगा तो रस्सी को ज्यादा खींचेगा, टेंशन बढ़ेगी, है ना। हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उतना ही सेम लोड उठाने के लिए। इस वजह से हमें वेटलेस ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करनी होती है, या फिर स्मूथ फ्रिक्शनलेस बनाने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी हम लोग को फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही चली जाती है। इस वजह से जितना फ्रिक्शन दूर रहे, जितना फ्रिक्शन से हम दूर रहे, जितना हम ल्यूब्रिकेशंस वगैरह यूज कर सकते हैं, जितना स्मूथ रख सकते हैं सरफेस को, उतना हम रखने की कोशिश करते हैं। फिर बताती है स्ट्रिंग यूनिट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। मान लो की बात है, टेंशन वाली जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग, वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, जैसे इलास्टिक हम चाहते हैं आइडियली 100% इलास्टिक नहीं है, कुछ मतलब तरीके से आइडियल नहीं है। बस इतना है कि आइडियल नहीं है, तो बेसिकली उसकी वजह से लॉस इन एनर्जी होता है मशीन के अंदर। फिर बात आती है डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड। तो मशीन से काफी सारे पार्ट्स होते हैं। मान लो की बात है, कोई पार्ट अच्छे से चलना ही बंद कर दे, बिकॉज क्योंकि वो अपना परफेक्टली रिजिड नहीं है, वो थोड़ा सा लूज है, वो थोड़ा सा ढीला है, वो फिर, है ना। तो इस वजह से, और परफेक्टली ना रिजिड है ना अच्छे से टाइट है, स्क्रूड है ना। तो रिजिड नहीं होगा, लूज होगा, या फिर वो होगा क्या, उसको क्या कहते हैं, रिजिड नहीं होगा तो सॉफ्ट, या उसको क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब मैं थोड़ा वो कैब में इधर फंस रहा हूँ, है ना। बेसिकली जो रिजिड नहीं होगा, जो मतलब काफी स्पॉन्जी सा टाइप्स, है ना। तो वैसा सा होगा तो उधर लॉस इन एनर्जी बढ़ने लगता है। इस वजह से फैक्टर्स जो हमारे लॉस ऑफ एनर्जी इन मशीन को गवर्न करते हैं, वो सारे फैक्टर्स यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैसे डिपेंड करता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। तो हमारा जो म्यू है, अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो C, यानी कि इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि जिस जिस भी
वो मीडियम में, जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम, है ना। क्योंकि उसमें अगर ज्यादा का मतलब है कि वो ऑलमोस्ट सी की स्पीड से अगर पास कर रही है, तो मतलब वो उसका कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1, क्योंकि म्यू होगा होगा 1, क्योंकि अगर v बराबर c हो जाए, है ना, तो c बाय सी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, है ना। तो सिंपली जिस भी मीडियम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम, और जिस भी मीडियम में हमारे ये स्पीड ऑफ लाइट होगी कम, उसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा। यानी कि अगर जितना ज्यादा स्लो कर जाएगी, यानी कि नेचर ऑफ मीडियम बेसिकली जितना ज्यादा स्लो कर जाएगी हमारे नेचर मीडियम में, उतना हमारा ये म्यू ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा स्लो नहीं कर पाई, मतलब तेज थी, हल्का सा ही स्लो हुई, बहुत मतलब मैक्सिमम तेजी चलती चली रह गई, तो हमारा म्यू कम होगा, है ना। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम या फिर स्पीड ऑफ लाइट पे। फिर बात आती है टेम्परेचर ऑफ मीडियम। तो बेसिकली टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक मीडियम ऐसा लिया मैंने, एक मीडियम ऐसा लिया। मान लो कि इसको मैंने 50 डिग्री सेल्सियस पे मीडियम को रख लिया, मान लो वाटर है ना, इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा, और इस वाले वाटर को मैंने रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। ये 50 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं पूछूं कि किस वाले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा, तो बेसिकली जिस मीडियम का टेम्परेचर होता है ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना। तो बेसिकली इसका टेम्परेचर कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्यों? इसका म्यू विल बी म्यू 1, ऐसे होगा कुछ इस तरीके से, है ना। इसका टेम्परेचर कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट, अब वेवलेंथ ऑफ लाइट की बारी आई, तब फिर हम वही फॉर्मूला अभी यूज कर लेते हैं जो भी किया था, कि म्यू क्या होता है, म्यू होता है हमारा, म्यू होता है सी अपॉन वी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब सी को कैसे लिख सकते हैं, सी होता है हम लोग का फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, और ये इसको हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा डैश, है ना। अब फ्रीक्वेंसी क्योंकि सोर्स पे डिपेंडेंट होती है, तो फ्रीक्वेंसी को कट कर दें, तो म्यू क्या बन जाएगा, म्यू बन जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वो सबके लिए मतलब ऑलमोस्ट वही है, सेम। यानी कि म्यू किस पे डिपेंडेंट है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ या फिर कलर ऑफ लाइट के। यानी कि जिसका वेवलेंथ होगा ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब वो कम बेंड करेगा, यानी कि जो ज्यादा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम बेंड करेगा। वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, वेव ग्योर में से। अगर वेव ग्योर की बात करें, तो वेव ग्योर ये होता है, हम लोग लिखते हैं इसको इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, यानी कि आर का जो है रेड का वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा, और वी का वेवलेंथ सबसे कम है। तो आर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो उसका म्यू सबसे कम होगा, यानी कि इसकी बेंडिंग सबसे कम होगी, बेंडिंग लीस्ट, इसकी बेंडिंग होगी सबसे कम, बेंडिंग लीस्ट होगी इसकी, और सबसे मोस्ट इसकी होगी बेंडिंग वायलेट की, क्योंकि इसका वो कम है, बेंडिंग होगी इसकी मोस्ट, है ना, इसकी सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग का फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले थिकनेस ऑफ अ मीडियम, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब समझाता हूँ कैसे। देखो तीनों में वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्यों, देखो अगर मैंने ये बनाया मीडियम, या फिर मैंने बनाया ग्लास ब्लॉक, है ना, ग्लास ब्लॉक ये बनाया, और एक मैंने इधर मोटा सा ग्लास ब्लॉक बनाया। मोटा मतलब दिस इज द थिकनेस, इसको हम थिकनेस इसको कह रहे हैं, ये थिकनेस हमारी, है ना, दिस इज थिकनेस, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब मान लो की बात है, यहाँ पर ऐसे आई रे ऑफ लाइट, ऐसे आई, ऐसे बेंड हुई, और ऐसे चली गई, और ये ऐसे है इसका वो। तो ये हो गया हमारा लेटरल डिफरेंस। ये क्या है, डॉटेड लाइन शो करती है कि एक्चुअल पाथ क्या होता अगर ब्लॉक नहीं होता, लेकिन ब्लॉक के आने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंड इधर थोड़ा सा मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस इधर क्रिएट हो जाएगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना। अब मान लो की बात है, ये ब्लॉक की मीडियम थोड़ा सा मतलब थिक में, थिक है ये ब्लॉक, तो अगर ऐसे लाइट आई इस पे ऐसे, है ना, जैसे ऐसे, तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखो कुछ ऐसे आ रहा है ना।
ये थोड़ा सा सीधा नहीं है, बट हाँ ओवरऑल समझ में आ रहा है कि अगर मैंने थिकनेस ऑफ द मीडियम बढ़ाया तो ये बेसिकली ज्यादा दूर तक मीडियम में यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा। अगर मीडियम थिकनेस ऑफ मीडियम कम है तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया थोड़ा सा ही डिस्टेंस, लेकिन अगर मैंने थिकनेस ऑफ मीडियम बढ़ाया तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तब जाके वापस मुड़ेगा। यानी कि उसने लंबा डिस्टेंस मीडियम के अंदर तय किया। इस वजह से यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ये जो आई ये इससे ज्यादा है, यानी कि थिकनेस बढ़ने से हमारा वो बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की, है ना। मान लो की बात है ये हमारा ग्लास ब्लॉक है ऐसे, है ना, और एक ग्लास ब्लॉक ऐसे ही ले लो सेम थिकनेस का, है ना, सेम थिकनेस विद सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इस पे मान लो मैंने ऐसे गिराई रे ऑफ लाइट ऐसे, है ना। अब रे ऑफ लाइट कुछ आई एंगल पे आई, आई एंगल पे आई, फिर उसके बाद ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे चली गई। ठीक है, ठीक, अब मान लो कि बात फिर से मैंने रे ऑफ लाइट गिराया, लेकिन थोड़ा और ज्यादा, इसमें मैंने आई बढ़ा दिया, आई इंक्रीज कर दिया, आई ले गया मैं ऐसे। अगर मैंने आई बढ़ाया, आई बढ़ाऊंगा तो मेरा आर भी बढ़ जाएगा, आर भी बढ़ जाएगा मतलब मेरा ये और ज्यादा बेंड हो जाएगा, मतलब सॉरी आर बढ़ जाएगा ना मेरे आई के बढ़ाने से। हाँ, मेरा आर भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे, है ना, और फिर ऐसे इधर भी नॉर्मल बनेगा और ये ऐसे निकल जाएगा ऐसे, और इससे हम ये कर लेंगे ऐसे, जिसको डायरेक्ट ये आ गई ये डिस्टेंस और ये है ये डिफरेंस। तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें ज्यादा है तो इतना आ रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है मतलब इतना सा है, बस ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें ज्यादा सा है, देखो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है सिंपली, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, तो इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से भी हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। वो कैसे, ध्यान से देखो। मान लो की बात है हमारा ग्लास ब्लॉक कुछ ऐसे गिवन है और इधर भी एक ग्लास ब्लॉक गिवन है ना। अब इस ग्लास ब्लॉक पे आई रे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ज्यादा का मतलब मान लो की बात है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब कम बेंडिंग करवाएगा, कम बेंडिंग करवाएगा मतलब नॉर्मल पे आई ऐसे आई और ये ऐसे आई और ऐसे ही चली गई, मैं कुछ इस तरीके से, इसने कम बेंडिंग करवाई, इतनी बेंडिंग करवाई थोड़ी सी, है ना। अब मान लो बात इस पे आई ऐसे सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से सेम थिकनेस वाले ग्लास स्लैब पर, बस इसका म्यू अलग है इस वाले ग्लास स्लैब का, इस पे ज्यादा बेंडिंग कर गई, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे, इस पे ज्यादा बेंडिंग कर गई तो ऐसे जाएगी। तो ध्यान से देखो ये ज्यादा आ रहा है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यानी कि ये जो दूरी आई है ये ज्यादा आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज्यादा बेंड करी, यहाँ ज्यादा बेंड नहीं करी। तो जहां कम बेंड करेगी, अगर जहां म्यू कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वहां पर हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो। ठीक है, होपफुली समझ में आया, बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डिविएशन। अब एंगल ऑफ डिविएशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। अब सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इस पे ग्राफ होते हैं, इस पर ग्राफ। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है हमारा एंगल ऑफ डिविएशन। ये है एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा सा, है ना, समथिंग लाइक दिस। और इसमें हम लोग, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कुछ ये, देखो कि मतलब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2, दो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करते हैं जिन पर सेम एंगल ऑफ डिविएशन आएगा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लो ये मैंने बनाया प्रिज्म, ये बनाया प्रिज्म, ठीक है, A B C, ठीक है। अब इससे लाइट रे आई ऐसे टकराई, है ना, इसको क्या दिखा, इसको नॉर्मल दिखा, ऐसे बेंड हो गई, है ना, ऐसे बेंड हुई, फिर इसको नॉर्मल दिखा, फिर ये बेंड हो जाएगी इस तरफ को, है ना, ऐसे बेंड होती चली गई। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना I1, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं अब जब ये यहां से जा रही होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो की बात है यहां पर, सॉरी एंगल ऑफ इमरजेंस बना I2, एंगल ऑफ इमरजेंस बना कितना I2, है ना, यहां से निकलते समय एंगल ऑफ इमरजेंस बना I2। अब इधर एंगल ऑफ डेविएशन कितना बनेगा, इसको ऐसे पीछे ले जाओ, ऐसे ऐसे ले जाओ, ये बन गया हमारा एंगल ऑफ डिविएशन,
ये हमारा एंगल ऑफ डिविएशन आ गया। अब एंगल ऑफ डिविएशन किस आया है ये, है ना, तब हमारा I1 ये है, I2 ये है, यानी कि लाइट रे ऐसे गई ऐसे गई ऐसे चलती चली गई। मगर लाइट रे अगर ऐसे जाने के बजाय ऐसे जा रही होता, उल्टा पाथ उसका होता, ये तो सही है ना, उसका अगर पाथ उल्टा होता, ये पूरा सेम है, मतलब अगर ऐसे जाती तो तब क्या होता, तब ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा हो जाता, तब ये भी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 रहता और एंगल ऑफ इमर्जेंस I1 रहता। यानी कि हमारा एंगल ऑफ डिविएशन दो ऐसे एंगल पे सेम आ रहा है, यानी कि एंगल जब I1 था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस तब भी हमारा डेल्टा आया एंगल ऑफ डिविएशन, जब हमारा I2 था एंगल ऑफ इंसिडेंस तब भी हमारा डेल्टा आया। और इन दोनों केसेस में हुआ ये कि I1 जब एंगल ऑफ इंसिडेंस था तब I2 हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस था, और I2 जब एंगल ऑफ इंसिडेंस था तब I1 हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस था, और दोनों केसेस में हमारा एंगल ऑफ डिविएशन ये डेल्टा एक आया, यानी कि देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ डिविएशन जिसपे हमारा डेल्टा ये आता है। और बस एक लौता ऐसा पॉइंट होता है सबसे मिनिमम पॉइंट जिसपे डेल्टा मिनिमम आता है, डेल्टा मिन कहते हैं जिसको, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम आता है ये वाला, जिसपे I बराबर E हो जाता है, I बराबर E हो जाता है, R1 बराबर R2 हो जाता है, जो हमारी ये प्रिज्म के अंदर वाली जो रे ऑफ लाइट है वो बेस के पैरेलल हो जाती है ना, एंड काफी इसमें सिमेट्री आ जाती है ओवरऑल, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होती है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है। ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो होपफुली समझ लिया। बढ़ते हैं आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये है प्रिज्म, मान लो की बात है, एक ये प्रिज्म है और एक ये प्रिज्म है ना। अब इस वाले प्रिज्म से ऐसे लाइट गई टकराई, है ना, इस वाले प्रिज्म से लाइट गई ऐसे टकराई। अब मान लो की बात है इसका म्यू ज्यादा है इसका म्यू कम है, इसका म्यू कम है तो ये कम बेंडिंग कर रहा है, कम बेंडिंग कराएगा मतलब ऐसे भेज देगा, ऐसे भेज देगा और फिर ये ऐसे निकल जाएगी रे, है ना। अब इसका म्यू ज्यादा है, इसका म्यू ज्यादा है यानी कि ये ज्यादा बेंडिंग कराएगा, ज्यादा बेंडिंग कराएगा मतलब ऐसे भेजेगा और फिर ऐसे भेज देगा रे को। अब ध्यान से देखो, अब हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है, तो हम लोग को इसको आगे बढ़ाओ, ये ऐसे बढ़ाया और इसको ऐसे बढ़ाया, तो हम लोग का एंगल ऑफ डिविएशन का कितना आ रहा है, इतना छोटू सा एंगल ऑफ डिविएशन ये आ रहा है। और इसको अगर ऐसे करेंगे, है ना, तो इसमें देखो एंगल ऑफ डिविएशन कितना बड़ा सा आ रहा है, ये आ रहा है एंगल ऑफ डिविएशन पूरा, इसमें कितना छोटा आ रहा है, इसमें कितना ज्यादा आ रहा है। तो एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता है जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म बढ़ाते हैं, तो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर बात आती है एंगल ऑफ प्रिज्म की। एंगल ऑफ प्रिज्म बेसिकली होता क्या है, इस पे देखो क्या कैसे डिपेंड करता है ये याद करना है, क्योंकि इसमें रीजन नहीं लिखा है कि कैसे मतलब डिपेंड करता है, बस इतना लिखा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने से एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता है, दैट इज इट। तो बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म वो एंगल होता है प्रिज्म का जो उन दो साइड से बनता है जिन दो साइड से हमारा ये क्रॉस करता है। मतलब मान लो एक बात है, हमारी रेल्स दो सरफेसेस से छूते हुए गई, एक तो इस सरफेस को छुआ और एक इस सरफेस को छुआ, इस सरफेस को नहीं टच करती है, एक सेकंड सॉरी, हाँ तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉज्ड, है ना। बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता है। मैं कह रहा था कि जो प्रिज्म होता है उसमें से दो, मतलब पहले रे ऐसे आई इस वाले सरफेस से टकराई, फिर ऐसे गई और इस वाले सरफेस से टकराई, तो जिन दो सरफेसेस से टकराती है उनके बीच में जो एंगल बनता है हम उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लो की बात है रे ऐसे है, मतलब हमारा प्रिज्म ऐसे है कुछ इस तरीके से, और रे ऐसे आई ना, और ऐसे गई और ऐसे गई ना, जिस तरीके से आई ऐसे गई ऐसे गई, तो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म ये थोड़ी ना होगा, तब एंगल ऑफ प्रिज्म ये होगा हमारा, है ना। तो उस हिसाब से हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म बदलता रहता है, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म के बढ़ने से हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉरी एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर बात आती है वेवलेंथ ऑफ लाइट की, तो इसमें तो फिर वही सेम चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से हमारा एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता है, और मतलब हमारा एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होगा, यानी कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका एंगल ऑफ डिविएशन सबसे ज्यादा। मतलब प्रिज्म में जिसका वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है, वॉयलेट। अगर वेवग्योर की बात करें, वेवग्योर में वॉयलेट का सबसे कम होता है, तो उसका एंगल ऑफ डिविएशन सबसे ज्यादा, मतलब वो सबसे ज्यादा डिविएट करता है, मतलब वो सबसे नीचे जो इसकी लाइट रह जाएगी वो वॉयलेट है, और जो सबसे कम डिविएट करता है वो होता है हम लोग का रेड, ये वाला, यानी कि वी आई बी
GYOR कुछ इस तरीके से कलर्स अरेंज हो जाते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम चैप्टर में भी पढ़ा होता है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है। एंड हाँ सॉरी, मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बता रहा था, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस में कैसे डिपेंड करता है पता ना भूलिए। तो पहले ऐसे था ना कि ये ग्राफ था समथिंग लाइक दिस। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बड़ा बड़ा बड़ा, वैसे वैसे हमारा एंगल ऑफ डिविएशन कम होगा। जब तक यहाँ पहुंच जाए डेल्टा मिन तक, डेल्टा मिन तक हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तब तक हमारा ये एंगल ऑफ डिविएशन कम होता जाएगा। फिर जैसे ही एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ेगा तब हमारा एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ना चालू कर देगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू तक हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने तक एंगल ऑफ डिविएशन कम होगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ने लगेगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट इन अपैरेंट डेप्थ। देखो जैसे कि हमारे पास ये मीडियम है, मान लो पास ये हमने कंटेनर ले लिया, इसमें हम लोगों ने वाटर भर दिया, बहुत ज़्यादा डीप कंटेनर ना लेते हैं, इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने वाटर भर दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने कोई अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, कॉइन है ना, कॉइन रख दिया लेट से। अब इससे रेज निकलेंगी, एक रे ऐसे गई और ऐसे निकल गई सीधी, क्योंकि वो नॉर्मली इंसिडेंट हुई थी। एक रे ऐसे गई और ऐसे निकल गई अवे फ्रॉम द मीडियम, है ना। और ये कहाँ पे आके मिलेगी, इस पॉइंट पे, यानी कि हम लोग की इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पर, है ना। तो हम लोग की रियल डेप्थ कितनी है, ये है हम लोग की रियल डेप्थ, जिसको मैं डिनोट करता हूँ RD से। ये हमारी अपेरेंट डेप्थ है ना, AD। और ये हमारा शिफ्ट, यानी कि RD माइनस AD हमारा शिफ्ट है, यानी कि जितना रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में डिफरेंस होगा उसको हम शिफ्ट कहते हैं। अब शिफ्ट किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे, थिकनेस ऑफ द मीडियम और वेवलेंथ ऑफ लाइट। कैसे डिपेंड करती है, कुछ इस तरीके से देखना। देखो मान लो मैंने एक कंटेनर में पानी ले लिया, है ना। कोई एक ऐसा लिक्विड भरा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और एक में भरा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, ऐसे ना। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वाला है, ये लेस म्यू वाला है, और ये मोर म्यू वाला है, ठीक है। तो इसमें कॉइन रख दिया मैंने ऐसे, एक लाइटर सीधी जाएगी, एक लाइटर ऐसे गई और ज्यादा बेंड नहीं हुई, कुछ ऐसे। इसमें क्या होगा, इसमें कॉइन ऐसे नीचे रखा, एक लाइटर ऐसे सीधी निकल गई और एक लाइटर ऐसे गई और ज्यादा बेंड हो गई, काफी ज्यादा बेंड हो गई, है ना। अब इसमें कहाँ इमेज बनेगी, इसमें बनेगी इमेज यहाँ पे, कुछ इस जगह पे। और इमेज इसमें की कहाँ इमेज बनेगी, इसमें बनेगी इमेज कुछ यहाँ पे। तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें शिफ्ट कितना है, इसमें हमारा शिफ्ट आया है इतना, ये हमारा है शिफ्ट। और इसमें कितना शिफ्ट है, इसमें इतना शिफ्ट है। तो शिफ्ट किसमें ज्यादा है, शिफ्ट इसमें ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी मोर म्यू है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम लोग का शिफ्ट आएगा, है ना। तो शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। फिर बात आती है थिकनेस ऑफ द मीडियम, फिर से अगेन वही जैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट में था, कि मान लो की बात, मैंने इतना मीडियम ले लिया, है ना, इतना कुछ, और इसमें मैंने ले लिया इतना सारा, है ना। अब मैंने इसमें ऐसे भर दिया, दोनों में वाटर भर दिया, सेम ही मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम भर दिया, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट को दोनों में एक ही जगह पर रख दिया ऐसे। अब इससे रे जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी, और रे इससे ऐसे टकराई और ऐसे गई। इससे रे गई कैसे, ऐसे गई, और इससे गई ऐसे और ऐसे, है ना। इसमें यहाँ इमेज बनेगी, इसमें यहाँ इमेज बनेगी। तो इमेज बनी यहाँ और इसमें इमेज बनी यहाँ। तो इसमें शिफ्ट आ रहा है इतना S, और इसमें शिफ्ट आ रहा है इतना S। तो इसमें शिफ्ट कम आ रहा है, इसमें शिफ्ट ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जितना थिकर होगा मीडियम, या फिर जितना ज्यादा, मतलब ये हमारा कंटेनर बड़ा होगा, उतना ज्यादा हम लोग का क्या आएगा, शिफ्ट। शिफ्ट इसलिए डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द मीडियम, कितना ज्यादा मतलब उसका हाइट है, कितना ज्यादा मतलब थिकनेस है ओवरऑल। और फिर अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अब वेवलेंथ आ गया, तो शिफ्ट हमारा क्या था, शिफ्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और म्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो हम लोग का शिफ्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा उसका शिफ्ट सबसे ज्यादा होगा, यानी कि वॉयलेट कलर का शिफ्ट सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा शिफ्ट होगा उसका, यानी कि उसका अपेरेंट डेप्थ सबसे कम होगा। और रेड का शिफ्ट सबसे कम होगा, रेड का शिफ्ट सबसे कम होगा, तो उसका अपेरेंट डेप्थ होगा सबसे ज्यादा, है ना। अपेरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा हो, क्योंकि शिफ्ट क्या मतलब अपेरेंट डेप्थ क्या है बेसिकली, रियल डेप्थ में से शिफ्ट घटा दो, या फिर शिफ्ट क्या है रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ घटा दो, है ना। तो हमारा
इस तरीके से अपेरेंट डेप्थ के मतलब अपेरेंट डेप्थ में जो शिफ्ट आता है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ वाले में, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्रिटिकल एंगल का क्या होता है, साइन सी बराबर 1/म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी कि हम कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल अगर हम म्यू को बढ़ाएंगे तो साइन सी घटेगा, और साइन सी घटेगा तो सी घटेगा। इसका मतलब म्यू अगर इंक्रीज करेगा तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का रिलेशनशिप होता है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं कि कुछ इस तरीके से हो, क्योंकि हम लोग के साइन का भी टर्म लगा है ना, इस वजह से बस म्यू के बढ़ाने से क्रिटिकल एंगल कम होता है। इतना हमें पता है कि अगर हमारा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम होगा उसमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी। जैसे कि वो होता है क्या, जैसे कि अगर हम ग्लास ले लें तो ग्लास का 42 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन लेकिन जब वाटर का लेते हैं तो वाटर का 49 डिग्री के आसपास होता है ना। तो जिसका म्यू ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल कम। और फिर टेम्परेचर, अब देखो म्यू जो था, म्यू टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होता था, मतलब म्यू हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, और क्रिटिकल एंगल म्यू के इनवर्सली। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा, सॉरी म्यू नहीं, क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर के बढ़ने से म्यू कम होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से म्यू कम होगा, और म्यू कम होगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। उसी हिसाब से म्यू हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 मतलब वो लैम्डा के भी। यानी कि अगर हम लैम्डा बढ़ाएंगे तो हमारा क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कि ज्यादा टेम्परेचर वाले मीडियम का ज्यादा क्रिटिकल एंगल होगा। यानी कि अगर कोई हॉट बॉडी है तो उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, और अगर हम इसमें भी इस वाले में क्या कह सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा। यानी कि हम कहेंगे कि रेड लाइट का जो होगा वो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, और जो वायलेट लाइट है उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, है ना। तो इस हिसाब से हमारा क्रिटिकल एंगल वो करता है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, थिकनेस ऑफ लेंस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, एंड कवरिंग ऑफ द लेंस। कवरिंग लेंस मैंने इस पे स्टार मारा हुआ है क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं करता है बेसिकली, मैंने इसलिए स्टार मार दिया है ना। तो जिस पे मैं स्टार मार दूं बेसिकली इस पे डिपेंड नहीं करता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखो, अब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मान लो की बात है, ये मेरी लेंस है ना, इसको मैंने एयर में रखा हुआ है। ठीक है, ये एयर में है, और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस रही। ठीक है, ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एयर में से रखा हुआ है। अब मान लो कि अब इसमें होगा क्या, और मैंने इधर मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, इधर एक काम करते हैं, और इधर एक और मैंने लेंस रखी हुई है, इसमें ये भी प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, लेकिन इधर सराउंडिंग मीडियम ले लिया मैंने वाटर। ठीक है, ये ग्लास की है और ये वाली भी ग्लास की है। अब होगा क्या, इधर अगर मैंने काम किया एक बार, पैरेलल रेज जो भेजी, पैरेलल रेज आएंगी इससे टकराएंगी, है ना, पैरेलल रेज आएंगी इससे टकराएंगी ऐसे, और कहाँ कन्वर्ट कर जाएंगी, फोकस पे, क्योंकि पैरेलल रेज जो आती है वो मतलब कन्वर्ट करके फोकस पे जाके मिलती है ऐसे। यहाँ पर ये फोकल पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसमें होगा क्या, इसमें जब रे आई एयर से ग्लास में, तो एयर से ग्लास में है, यानी कि ज्यादा बेंड होगी। क्यों, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू इक्वल्स टू 1, और ग्लास का कितना है 1.5, इधर वाटर का कितना है 1.33, है ना, और ग्लास का फिर से इधर भी 1.5। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक लाइट ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जंप कितना हुआ, 1 से सीधे 1.5, यानी कि ज्यादा बेंड होगी। जैसे ही ग्लास में घुसी ज्यादा बेंड हो गई, और फिर जब ग्लास से निकल रही होगी तब 1.5 से 1 गई, यानी कि फिर से ज्यादा बेंड होगी। यानी कि कहीं ना कहीं जब हमारी रे ऑफ लाइट आई वो ऐसे आई, तो वो ओवरऑल बेंड हो जाएगी ज्यादा इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट वाटर से एयर ग्लास में जाएगी तो उसका जंप कहाँ से 1.33 से 1.5 हुआ, यानी कि ऐसे गई दो रेज ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से, एंड ऐसे चली गई, ज्यादा बेंड नहीं हुई। कुछ इस हिसाब से यहाँ पे फोकस बन रहा है ना इसका, तो यहाँ पे ज्यादा बेंडिंग नहीं होगी यहाँ पर। इसका मतलब हमारा फोकल लेंथ डिपेंड करता है किस पे, फोकल लेंथ डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम एस डॉट एम लिख दे रहा हूं मैं, सराउंडिंग मीडियम अगर ज्यादा होगा तो हमारा
अगर म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम ज्यादा होगा तो हमारा फोकल लेंथ ये देखो ज्यादा है, ये इधर फोकल लेंथ इतना सा है, तो फोकल लेंथ हमारा ज्यादा होगा, समझा भी दिया है। क्योंकि अगर इसका फोकल लेंथ मतलब सॉरी इसका सराउंडिंग मीडियम का म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा होगा तो जंप जो होगा वो कम होगा, मतलब लाइट रे का म्यू इज 1.3 से 1.5 में ही गया है ना, तो इसमें जंप कम हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन दोनों के डिफरेंस में, है ना, तो ये ज्यादा बेंड नहीं होगा, ज्यादा बेंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जंप हुआ 1 से सीधे 1.5, तो ज्यादा बेंड हो जाएगा, यानी कि बेंड हो जाएगा तो फोकल लेंथ पे आके यानी कि फोकस पॉइंट यहाँ बन जाएगा कुछ इस तरीके से। हाँ, अब बात आती है थिकनेस ऑफ रियल लेंस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब मान लो एक लेंस मैंने ऐसी ले ली कुछ इस हिसाब की, है ना, कॉन्वेक्स लेंस इतनी मोटी सी, और एक मैंने लेंस ले ली पतली सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसका वो बनाऊं, क्या बनाऊं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी वो बना दूं इसका, क्योंकि ये एक सर्कल से एक स्फेरिकल पार्ट से निकाली गई होती है ना लेंसेज, कुछ इस हिसाब से। अब इसका अगर मैं सर्कल बनाऊं तो मतलब स्फेयर, उस हिसाब से थोड़ा ये कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है, मगर समझ जाना कि ये दोनों अलग अलग है ना। अब ध्यान से देखो इस ये थिक लेंस है, तो इसमें होगा क्या, थिक लेंस में होगा ये कि हमारा क्या होगा, सेंटर मतलब जितनी ज्यादा थिक लेंस होगी उतना सेंटर ऑफ जो हमारा कर्वेचर है वो ज्यादा पास में होगा, है ना, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा और इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट एकदम एग्जैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट वो 2f के बराबर होता है, और 2f के बराबर है मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो ये 2f के बराबर होगा, और 2f के बराबर यानी कि फोकल लेंथ हो जाएगी f इतनी सी, फोकल लेंथ इसका भी हाफ। लेकिन इस वाले केस में क्या हो, जो हमारा ये है क्या, हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वो हमारा इतना दूर होगा, है ना, ये कुछ इस हिसाब से 2f इतना बड़ा है, 2f इतना बड़ा है तो हम लोग का f भी ज्यादा होगा, यानी कि थिन लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है थिक लेंस के कंपैरिजन में, है ना। तो थिकनेस ऑफ द लेंस ऐसे डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा थिक लेंस है तो उसका फोकल लेंथ कम होगा, और थिन लेंस है तो उसका फोकल लेंथ सिंपली ज्यादा होगा। बेसिकली उधर हम लोग वो सर्कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो हमारी लेंस है वो एक स्फेयर से काट, सर्कल मतलब एक किसी स्फेयर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो एक स्फेयर से काट के निकाला होता है ना, इस वजह से। अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट विच इज द कवरिंग ऑफ द लेंस, है ना, इसके। तो कवरिंग ऑफ द लेंस क्या कहता है, मान लो की बात है ये लेंस है ना, इसमें से मैंने क्या किया, इससे ऐसे लाइट पास हो रही है, मान लो की बात ऐसे लाइट जा रही है ना, और ये जाके यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो जा रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है ना, एफ फोकल पॉइंट पे, है ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब फोकल पॉइंट पे मिल रही है ये दोनों रेज नहीं ऐसे मिल गई, बट मैं कह दूं कि मैंने नीचे वाली जो पार्ट था लेंस का उसको मैंने ऐसे ऐसे कवर कर दिया, कपड़े से ढक दिया, मतलब अब मेरी रेस केवल यहीं से जो जाएंगी ऊपर से जाएंगी। इसका मतलब जो रेस जा रही थी ऊपर से जा रही थी वो तो अभी भी फोकल लेंथ पे ही मर्ज करेंगी ना, है ना, उनसे क्या फर्क पड़ेगा, जो नीचे वाली है बस वो यहाँ पे आके रुक जाएंगी, नीचे वाली आके यहाँ पे रुक जाएंगी। इसका मतलब फोकल लेंथ चेंज होगी नहीं भाई, फोकल लेंथ नहीं चेंज होगी, इमेज तो भी बन रही है, क्योंकि इमेज तो बनती है इनफाइनाइट रेज और इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, मतलब इनफाइनाइट रेज के इंटरसेक्शन से, है ना। तो बेसिकली अगर ये जो नीचे वाली पार्ट की रेज नहीं मिलेंगी लेकिन ऊपर वाली की तो यहाँ पे जाके कन्वर्ज करेंगी ना, तो बेसिकली हमारा इमेज तो बनेगी, ऑब्वियस बात है इमेज बनेगी, बट उसमें फर्क क्या पड़ेगा कि हमारा फोकल लेंथ पे कोई फर्क बड़ा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोकल लेंथ को क्या लेना देना कि उस पे रेज सारी आ रही है नहीं, वो हम लोग केवल दिखाते हैं दो हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दो ही रेज जाती हैं, जाती तो बहुत सारी हैं, कन्वर्ट तो बहुत सारी होती हैं, बट हम दिखाते दो या तीन ही है ना। तो ये दोनों यहाँ पे कन्वर्ट होंगे, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, यानी कि इमेज यहाँ पे बनेगी रियल, है ना, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश सारी इमेज बनेगी, सारी प्रॉपर्टीज इमेज की फॉलो होगी। बस फर्क क्या पड़ेगा कि जो इमेज होगी वो लेस ब्राइटनेस होगी, उसकी लेस ब्राइटनेस यानी कि उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी कम होगी, ब्राइटनेस कम होगी, है ना, हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास सारी लाइट नहीं जा पाई, उसके पास केवल 50% ऑफ द टोटल लाइट जा पाई। अगर पूरी लेंस होती, अगर मतलब पूरी लेंस अनकवर्ड होती तो हमारे पास सारी लाइट जाती, तब हमारे पास 100% लाइट के इंटरसेक्शन से तो बनता है, बहुत ज्यादा ब्राइट इमेज बनती, बट क्योंकि हमारे आधा हमने कवर कर दिया तो आधी जो
लेंस है उससे में से जो हमारा वो जाएगी क्या रेज जाएंगी, वो जब जाकर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास केवल 50% हम लोग की ब्राइटनेस बचेगी, यानी कि ब्राइटनेस कम हो जाएगी इन शॉर्ट, है ना। तो इससे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्राइटनेस पे फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा अगर हम लेंस को कवर कर देंगे, है ना। तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि साउंड ऑफ एको। हम लोग को एको कब सुनाई देगा? एको तब सुनाई देगा जब हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो की बात है स्पीकर यहाँ खड़ा है, उसने बोला और यहाँ पर हम लोग का क्या वो क्या क्या है हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक सेकंड। हाँ, अब सही है, मैं फिजिकली एक फैक्टर लिखना भूल गया था, है ना। तो अब लिख दिया, अब ठीक है। अब जैसे मान लो की बात है ये कोई पर्सन है, इसने जोर से बोला, है ना। तो बोला इसने, ऐसे ऐसे इसकी साउंड वेव गई रिफ्लेक्टर से जाके टकराई और वापस आई और इसको सुनाई दी, इसको वापस सुनाई दी। इसका मतलब जो हमारा जो सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका साइज होना चाहिए इस साउंड वेव से बड़ा, मतलब साउंड वेव की वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए इसका साइज, यानी कि साइज ये जो है ये, तो ये होना चाहिए बिगर देन लैम्डा ऑफ साउंड वेव, है ना। साउंड वेव की वेवलेंथ से इसका वेवलेंथ सॉरी इसका साइज बड़ा होना चाहिए सिंपली। और दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं कि बेसिकली इस पर्सन ने बोला, मान लो की बात है मैंने ऐसे बोल रहा हूँ, तो जैसे जैसे बोल रहा हूँ मुझे तुरंत अपनी वॉइस सुनाई दे रही है, ऐसे बोला मैंने तुरंत, मुझे तुरंत ही अपनी वॉइस सुनाई दी, है ना। फिर उसके बाद एको कब सुनाई देता? एको तब सुनाई देगा जब मैंने अपनी तुरंत वाली भी वॉइस सुन ली। अब उसके बाद जो मैंने बोला हुआ है वो गया सामने वाले रिफ्लेक्टर से टकराया और मुझे सुनाई दिया कम से कम 0.1 सेकंड बाद, जब मैंने अपनी ओरिजिनल वॉइस सुन चुकी होती है। मतलब जब मैंने अपनी जो बोला तुरंत सुन लिया, फिर उसके बाद मुझे कम से कम 0.1 सेकंड का डिफरेंस चाहिए ताकि मैं मेरे जो वॉइस बोली है वो जाके टकराए और वापस आए, तब मुझे सुनाई दे, तब मुझे एको सुनाई देगा। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन प्रोड्यूसिंग साउंड इन द रिफ्लेक्टर मस्ट बी सच दैट इट अलाउज द रिफ्लेक्टेड साउंड टू रीच द पर्सन 0.1 seconds after the original sound is heard. Original sound is हर्ट्ज, है ना। अब इसमें वही है कि अब डिपेंड करता है कि हमारी एयर में कितनी स्पीड ऑफ लाइट, एयर में अगर 340 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमारा जो वो होता है क्या डिस्टेंस आ जाता है 17 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर। वाटर में अगर कुछ अलग स्पीड ऑफ लाइट है 1500 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारा अलग से डिस्टेंस आ जाता है ना। तो उस हिसाब से हमारा डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन कि 0.1 सेकंड, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस पे डिपेंड होता है। एंड स्पीड ऑफ साउंड उस मीडियम में कितना है उस पर डिपेंड होकर हमें डिस्टेंस मिनिमम पता चल जाती है कि कम से कम हमारा रिफ्लेक्टर मिनिमम किस डिस्टेंस पे हो ताकि हमें एको सुनाई दे, है ना। तो ये होता है साउंड ऑफ एको सुनने के मतलब वो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इधर आई बटन पे लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे मैंने बहुत एक अच्छा खासा डिस्कशन किया है एंड उस पर क्वेश्चन भी आता है ऑलमोस्ट, मतलब मान के चलो 95 से 100% उसके चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस वजह से वो वीडियो जरूर जरूर जाके देख लेना, ताकि इस कॉन्सेप्ट से नेचुरल फ्रीक्वेंसी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, अलग अलग मतलब पेंडुलम में, स्ट्रिंग में, स्प्रिंग में, हर एक अलग अलग चीज में कैसे किस तरीके से डिपेंड करती है, तो उसमें आइडिया लग जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क होता है, मतलब कैसे वो फैक्टर्स इसको नेचुरल फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हाँ हमारा आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब देखो, जैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि वो वैक्यूम में होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो भी है, जो मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब वो मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें फ्रीक्वेंसी कोई आ रही है, वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, सिर्फ एक फोर्स एक्ट करता है विच इज द रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब जैसे पेंडुलम गया ऐसे आगे, फिर वो वापस आएगा पीछे, ड्यू टू किसकी वजह से आएगा पीछे, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसको वापस लेके आ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लाएगा, फिर रीस्टोरिंग फोर्स आगे लेके जाएगा। तो पेंडुलम नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा इनफाइनाइटली समय तक, क्योंकि उसको रोकने के लिए एयर तो है नहीं, क्योंकि एयर आएगा तब हमारा ये आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशंस किस पे डिपेंड करती हैं? एक तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है रीस्टोरिंग फोर्स पे, रीस्टोरिंग फोर्स कितना ज्यादा ताकतवर है, और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना ताकतवर है ना। फ्रिक्शनल फोर्स कितना ताकतवर है, तभी तो हम लोग ऐसे जो मतलब ग्राफ बनता है कुछ ऐसा सा बनता है ना डैम्प्ड वाइब्रेशंस का,
इसमें एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे घटता चला जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये डैम्प वाइब्रेशंस का जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही बनता है ना, इसमें ऐसे एम्पलीट्यूड घटता चला जाता है, वही तो लिखा है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड किस हिसाब से ऐसे घट रहा है ना, वही सेम चीज है ना। देखो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किस पे, अब फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंडेंट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स से मतलब फर्क क्या पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर बॉडी की ज्यादा वेलोसिटी है, बॉडी अगर ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा। ये लिखा हुआ है सेलिना में, ऑल दो ठीक है ना, कि अगर बॉडी हमारी ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा। फिर उसके बाद इस अब फ्रिक्शनल फोर्स अगर लग रहा है बॉडी पे, तो बॉडी का एनर्जी लॉस भी होगा कुछ ना कुछ, यानी कि वो एनर्जी कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि तभी तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड घटता चला गया, यानी कि एनर्जी डिक्रीज करती चली गई, एनर्जी डिक्रीज कर रही है, कहाँ जा रही है, वो वेस्ट हो जा रही है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, है ना। तो एनर्जी लॉस किस पे डिपेंड करता है, कि एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स या फिर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड, ये डिपेंड करता है नेचर या फिर नेचर, उसमें आता है विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि हमारा कितना विस्कस है मीडियम, है ना, विस्कस मतलब कितना ज्यादा मतलब गाढ़ा है, डेंसिटी में भी वही गाढ़ापन वगैरह है ना, तो विस्कोसिटी डेंसिटी इन सब पे डिपेंड करता है। शेप और साइज का है हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी का, जो वाइब्रेट कर रही है बॉडी आगे पीछे मूव कर रही है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है हमारा एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स इस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और फ्रिक्शनल फोर्स पे क्या डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशंस, है ना। तो ये पूरा ओवरऑल चार्ट तरीके का है, चार्ट है ना, जिसपे हमारा ये शो करता है कि डैम्प वाइब्रेशंस में की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस। अब फोर्स्ड वाइब्रेशंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि हमने अगर मान लो की बात है ये पेंडुलम है ना, इसको मैंने आगे भेजा तो ये वापस इसकी वजह से आएगा, वापस आएगा पीछे रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, तो रीस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है ना। फिर उसके बाद क्योंकि अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो रहेगा, क्योंकि ये फोर्स वाइब्रेशन तो हम एयर में करते हैं ना, एयर की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स में, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगा, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी फ्रिक्शनल फोर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हम क्योंकि फोर्स वाइब्रेशंस क्या होती हैं उसमें हम डैम्प्ड वाइब्रेशन उसको बनने नहीं देते, मतलब जैसे ही वो पीछे आता है वो रुकने की एनर्जी उसे डिक्रीज होने की कोशिश करती है, हम उसको डिक्रीज होने नहीं देते, हम उसको वापस से और एनर्जी दे देते हैं ताकि वो और ऐसे ऐसे चलता रहे, है ना, फिर और एनर्जी दे दी, फिर और ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और एनर्जी दे दी, और एनर्जी दे दी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जो हम बाहर से हर एक जितनी बार वो आगे जाके पीछे आ रहा है हम उसको धक्का दे रहे हैं, तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स पे भी हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस डिपेंड करता है, यानी कि ये तीनों फोर्सेस हैं जिन पे हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट आता है हमारा लाउडनेस। लाउडनेस हमारे किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सबसे पहले लाउडनेस हमारा डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, मतलब अगर हमारी अगर ऐसे कंपेयर कर रहे हो, कह दिया जाए कैसे, कि अगर ये ग्राफ मतलब वेव का बना दिया जाए कि ये है ना, ये है ए वेव और ये है बी वेव, ऐसे, और कह दिया जाए कि बताओ ये है बी वेव नीचे वाली, और बताओ कि इनमें से किसका लाउडनेस ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे ए वाली वेव का लाउडनेस ज्यादा होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड होती है ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो इसमें ए वाली वेव का जो है वो एम्पलीट्यूड से मतलब इस वाली हॉरिजॉन्टल एक्सेस से क्या ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ए की लाउडनेस ज्यादा होगी कि बी की लाउडनेस सिंपली कम होगी। और फिर क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, यानी कि सोर्स जितना हमसे दूर होगा उतना इनवर्सली, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दो लिख दिया फ्रॉम सोर्स, है ना, इसके होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना सोर्स हमसे ज्यादा दूर होगा उसका मतलब स्क्वायर रिलेशन में हमारा को मतलब कम लाउडनेस में सुनाई देगा, मतलब जितना ज्यादा सोर्स दूर होगा यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना लाउडनेस कम होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना लाउडनेस कम होता जाएगा, है ना। हाँ, और वैसे उसी हिसाब से हमारा सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करता है, मतलब सरफेस एरिया पे कैसे, मान लो की बात है ये मेरा सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड इतना छोटा सा है ना, इससे हमारे म्यूजिक निकल रहा है, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, है ना, खूब दूर तक जा रहा है, लेकिन इतना छोटा सा जब हमारा म्यूजिक का सोर्स है तो इसने इस म्यूजिक के सोर्स ने क्या किया होगा, जो इसके आगे एयर है उसको एनर्जी दी होगी, मतलब साउंड एनर्जी, उसको एनर्जी देगा, तभी तो वो एनर्जी जो हमारा पार्टिकल है, एयर पार्टिकल्स वो एनर्जी लेके आगे आगे
बढ़ेंगे एंड हमारे ईयर ड्रम्स में जाकर सुनाई देगा, तभी तो हमें सुनाई देता है ना कि एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तभी तो हमें वैक्यूम में साउंड वगैरह ट्रैवल नहीं करती, सुनाई नहीं देता वैक्यूम में, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है। इस वजह से अगर ये सुनाई दे रहा है इस हम लोगों को, इस सुनाई क्यों देगा, तो तभी देगा जब ये म्यूजिक सोर्स है मान लो इतना छोटा, इससे जो आगे एयर है वो वाइब्रेट कर रही वाइब्रेट कर रही है, हम लोग को फिर कान में सुनाई दे रहा है। मान लो की बात है मैं इधर एक ग्लास रख दूं, है ना, मान लो बात है स्पीकर के ऊपर ऐसे ग्लास रख दूं उल्टा करके, और फिर मैं स्पीकर बजाऊं, तो मेरा क्या बढ़ेगा, इस सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ेगा, क्योंकि अब मेरा जो इससे वाइब्रेशंस निकलेंगे वो वाइब्रेशंस जाएंगे ग्लास को वाइब्रेट करेंगे, ग्लास को वाइब्रेट करेंगे तो ग्लास के आसपास बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं जिन पे हमारा ग्लास क्या कर देगा, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, एनर्जी को फॉरवर्ड कर देगा। तो एनर्जी हमारा अब लार्जर, अब बहुत सारी मतलब लार्जर क्वांटिटी ऑफ हमारे एयर पार्टिकल्स के पास हमारा साउंड एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी लेके ट्रैवल कर रहे हैं, और अब हमें ज्यादा साउंड, ज्यादा लाउडनेस से साउंड सुनाई देगा, क्योंकि अब वो मोर एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, मोर एनर्जी इज बीइंग कन्वेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। फिर उसी हिसाब से डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है ना, कि अगर कोई मीडियम बहुत ज्यादा डेंस है तो हमें साउंड बहुत ज्यादा सुनाई देता है। कैसे, मतलब अगर तुम एयर में इतनी तेज सुन पा रहे हो, तो एक बार मतलब जैसे हम लोग करते थे ना स्कूल में, ऐसे टेबल्स पे कान लगा लेते थे, फिर उसके बाद टेबल के नीचे टक 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 ऐसे कर रहे थे, तो साउंड का बहुत तेजी सुनाई देता। तो अब सॉलिड जो है वो गैस से तो ज्यादा डेंस है ना, गैस से तो ज्यादा ज्यादा डेंस है, इसका मतलब हमें ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो साउंड वेव्स को बहुत जल्दी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, एंड हमें उस तरीके बहुत जल्दी भी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, प्लस बहुत तेज भी ट्रांसफर कर दे, मतलब सॉरी बहुत उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ा दे रहे हैं, तो हमें बहुत तेज सुनाई देता है वो लाउडनेस के हिसाब से, है ना। डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर बढ़ेगी तो लाउडनेस भी बढ़ जाता है। फिर प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज, अगर हमारे पास रेजोनेंट बॉडीज है कोई, मतलब दो बॉडीज, दो तीन बॉडीज आपस में रेजोनेंस में है, तो वो हम लोगों को लाउडनेस मतलब बहुत तेज सुनाई देता है साउंड, है ना। जब कोई भी मेरा ट्यूनिंग फॉर्क है, मैं उसको एयर कॉलम के पास ले जाऊं और एयर कॉलम से अगर उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करेगा मेरे ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी का, तो मुझे साउंड बहुत तेज सुनाई देता है, लाउड सुनाई देता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इस वजह से रेजोनेंट बॉडी के प्रेजेंस में क्या होता है, लाउडनेस इंक्रीज कर जाती है ना। तो होपफुली ये समझ में आएगा, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब उसके बाद हमारे पास आता है पिच। पिच इज बेसिकली हम लोग का वो वाला फैक्टर जो मतलब हम लोग को बताता है कि साउंड जो हमारा है वो ज्यादा बेस है या फिर श्रिल है। बेस और श्रिल मतलब भारी आवाज है या पतली आवाज है। भारी आवाज मतलब जैसे अमिताभ बच्चन की हेलो हेलो हेलो, है ना। पतली आवाज का मतलब जैसे हेलो हेलो, ऐसे कुछ तरीके से, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा पिच डिपेंड करता है, यानी कि हमारा अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा यानी कि हमारी जो बेस है वो ज्यादा होगा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी कम हुआ तब हमारा भारी आवाज बनती है। यानी कि जैसे ये है, अगर हमारे पास ये बनाने को बना के दे दिया जाए, इसमें ध्यान से देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसमें सॉरी इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, सॉरी इसमें फ्रीक्वेंसी कम है और इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी कम है उसमें हमें लो बेस का साउंड सुनाई देता है, लो, है ना, लो, उसको क्या कहेंगे, लो पिच, या फिर इसको हम कह देते हैं BASS, है ना, बास। और इसमें ये होता है हाई पिच या फिर श्रिल, इसको कहते हैं श्रिल, है ना। बहुत ही मतलब पतली सी आवाज हमें सुनाई देती है इस वाले केस में, है ना। तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड में। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी, जैसे इस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी वेव्स, छोटे से छोटी सी जगह में जितनी ज्यादा वेव्स होंगी उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसमें देखो इतने इतने बड़ी सी स्पेस में एक वेव और दो वेव है, और इतने में इस पूरी देखो तो 1 2 3 और 4 हजार की आधी मतलब सॉरी 3.5 वेव्स हैं ऑलमोस्ट इतनी सी जगह में, इसमें 2 इसमें 3.5 वेव्स है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब उतनी जगह में उतने ज्यादा हम लोग की वेव्स अकोमोडेट हो पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर हम लोग का पिच फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से पिच ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, एंड अब नेक्स्ट फैक्टर आता है विच इज द क्वालिटी या फिर टिम्बर ऑफ द साउंड विच डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म। वेव फॉर्म मतलब कि हमारी जो वेव है उनका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। जैसे कि मान लो ये है किसी एक वेव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, इसको साइन कर्व कहते हैं, और एक वेव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा ट्राइंगुलर सा, है ना। तो दोनों के वेव फॉर्म में अंतर है, दोनों का है ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी उनकी अगर भले ही सेम हो, चलो अच्छा इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है 1 2, इसमें कितनी है, कम है ना। तो इसको फ्रीक्वेंसी बराबर कर देते हैं, फिर कंपेयर करो, है ना। और एम्पलीट्यूड भी दोनों में अगर सेम कर दे तो बेसिकली 1
ऐसे एक गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारी दो वेव्स ऐसे कंप्लीट हो गई, है ना, कुछ इस हिसाब से, है ना। तो इसमें दो वेव्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी टू है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी टू है, इसमें भी एम्पलीट्यूड ए है, इसमें भी एम्पलीट्यूड ए है। इनका इसका मतलब इन दोनों का लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी तो सेम हो गया, फिर पिच सेम होगा, लाउडनेस और पिच सेम होगा, बस इनमें फर्क क्या होगा, क्वालिटी या फिर साउंड का। बेसिकली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग साउंड आते हैं ना, जैसे तबला से अलग आवाज आती है, फ्लूट से अलग आवाज आती है ना। तो वो डिपेंड करता है उनके वेव फॉर्म्स पे, उनके वेव फॉर्म्स कैसे हैं। भले ही उनका लाउडनेस भी सेम हो, भले ही उनका पिच भी सेम हो, बट उनके वेव फॉर्म्स में भी डिफरेंट हो सकते हैं। इस वजह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके से साउंड करते हैं ना, बिकॉज ऑफ उनका क्वालिटी अलग है, क्योंकि उनका वेव फॉर्म अलग है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, है ना। बाकी बचे फैक्टर्स जो हैं बाकी चैप्टर्स के, वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाते, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही, है ना। अब बाकी के जितने भी हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के से लेकर आखिरी तक, वो दूसरी वीडियो में कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। एंड सेकेंड पार्ट जरूर देखना, वो वाला भी उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, बाय बाय।